हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के एक अमेजिंग सेशन के साथ। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है ना। तो आई होप आप लोग पॉलिटी के साथ इंटैक्ट हो एंड यू आर रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल ऑल्सो। ठीक है, अब आपके दो एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत जल्दी। एक आपका आ रहा है JKKS का प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके लिए तो ये पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन जो VLW का एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे लोग अभी उसके रिगार्डिंग में काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक है। तो मैं बता दूं उन लोगों के लिए, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर आपके हुए हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने कि ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपके पॉलिटी के सिलेबस में जो VLW के लिए आपका जो आया है उसके अंदर मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एंड अलोंग विद दैट फंडामेंटल ड्यूटीज इज आल्सो देयर। ठीक है, तो ये जो सीरीज है यहाँ से इट्स वेरी गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिटीजनशिप वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एंड ऑफ द वीडियो के अंदर फंडामेंटल राइट्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। हमने बेसिक फीचर्स वगैरह पढ़ लिए थे कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से आए हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज गो एंड चेक दैट थिंग आउट एज वेल, बिकॉज दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, चलो, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूं और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली गो एंड जस्ट चेक दैट थिंग आउट एज वेल। And now let's start off with the video. Or before that, Triple S provides you the greatest of opportunity to attempt like some freebies out there is available on Triple S app that you can certainly go and download from Google Play Store. गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना है। क्लास प्लस के अंदर आप जाके ट्रिपल एस का ऐप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, या ऐप का कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। डेली फ्री टेस्ट यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो भाई साहब, अगर आपने जाकर नहीं किए हैं या बहन जी अगर आपने जाकर नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर इसे क्या कहते हैं एक्सेस करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो कि JK के एग्जाम्स हैं, ऑल कोर्सेज आर डेफिनेटली अवेलेबल ऑन ट्रिपल एस ऐप। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। अफोर्डेबल कोर्सेज, प्रीमियम कंटेंट। ऑलराइट, चलो अब शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। तो मैं सीधा सीधा कोई विदाउट डिस्क्रिप्शन दिए हुए सीधा सीधा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आर्टिकल नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, 12 नंबर आर्टिकल के ऊपर आ रहा हूँ, बिकॉज यहीं से हमने 12 से लेकर 35 हमने आर्टिकल्स पढ़ने हैं अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 12 बेसिकली देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डिफाइंस, चलो ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है ये बताता है। देखो ये जो स्टेट है ना, ये बेसिकली रेफरेंस टू किसके रेफरेंस के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस के अंदर है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स की डेफिनेशन हमें ज्यादा इसमें दिमाग ही लगाना है। आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर डेफिनेशन है उसके तहत जो स्टेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेंट्रल लेवल के ऊपर है, सेंट्रल लेवल के ऊपर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो भी आपके क्या है आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, सॉरी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, वो सबकी सब क्या आती है, स्टेट के अंडर आती हैं। एग्जीक्यूटिव के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर हम लोग कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है, और ऐसे और भी लोगों की रिगार्डिंग बात हो रही है। लेजिस्लेटिव के अंदर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ये सबके सब क्या है, स्टेट के अंडर आते हैं। स्टेट के अंदर सेम ही लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, देखो ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो भी, सॉरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो भी, फंक्शंस क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, एग्जीक्यूटिव बॉडीज लिखने में गड़बड़ हो रही है ना। एनीवेज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज और आपकी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो भी क्या आती हैं, आपकी स्टेट के अंदर ही आती है, मतलब स्टेट की परिभाषा के अंदर आएंगी। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या हो गया, यहाँ पर जो आपके होंगे गवर्नर हो गए, ठीक है। देन आपके यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो आपके हो गए, ये वाले आपके आगे। देन यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस की अंदर बात करें तो यहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा हो सकती है, या फिर विधान परिषद हो सकती है, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हर जगह नहीं होती है, पर जहां पर भी देखने को मिलेगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी क्या आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, या फिर मैं सीधी सी भाषा में बोलूँ तो लोकल बॉडीज जो है आपकी, वो भी क्या है, स्टेट की परिभाषा के अंदर आ रही है। तो स्टेट की परिभाषा के अंदर क्या है, कोई भी एरिया जहां पर कोई भी टेरिटरी एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई ना कोई इलाका एग्जिस्ट करता है, वहां पर कुछ ना कुछ लोग वहां पर रहते हैं और किसी ना किस तरह का शासन हो रहा है, यानी कि किसी ना किस तरह का रूल हो रहा है, तो सबके सबको हम क्या बोल देंगे, स्टेट बोल देंगे। और इसके अलावा ये भी बोला गया कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार से मतलब नहीं रखती है, वो भी अगर सरकार के लिए काम कर रही होगी और वो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल राइट की इंफ्रिजमेंट या फिर फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कुछ काम कर रही है, तो वो भी फंडामेंटल राइट की जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसके अंदर आ जाएगी। अब ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों दी गई वो अभी थोड़ी देर में समझ लोगे आप, बिकॉज हर जगह हर आर्टिकल के अंदर जो आगे आने वाले आर्टिकल्स हैं उसके अंदर स्टेट ये करेगा, स्टेट वो करेगा। तो जब भी वो स्टेट की रिगार्डिंग बात हो रही है तो ये स्टेट सब कुछ है।
मैं सीधी सी भाषा में आपको बताऊं तो आप बस इतना मोटा मोटा याद रखने के लिए समझ सकते हो कि स्टेट का मतलब सिंपल सी भाषा में कंट्री है, दैट्स इट। कंट्री है, कंट्री जो मतलब ऑफिशियल मैनर में जब हम लोग बात करते हैं वो कंट्री के रिगार्डिंग बात हो रही है कि कंट्री विल मेक श्योर दिस, कंट्री विल मेक श्योर दिस, कंट्री विल मेक श्योर दिस, मतलब भारत विल मेक श्योर दिस। इसके अंदर सबके सब लोग यहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत देसी तरीका याद करने का, लेकिन है ना काम काम के लायक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हुई इन द आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतना आप याद रख लो तो भी चल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकल नंबर 14 से हम लोग बात करते हैं। 13 का सही टाइम जब आएगा तो आपको बता दूंगा 13 आर्टिकल के बारे में भी। 13 आर्टिकल फॉर द टाइम बिंग में छोड़ रहा हूं, ठीक है। उसका भी एक रीजन है कि अभी उसकी सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। बाकी कुछ लोग बुरा मान जाते हैं तो भाई बताऊंगा यार, मैं बताऊंगा। सॉरी 13 लिख दिया, देखो 14, आर्टिकल 14 देखो 14 से लेकर 18, 14 से लेकर 18 दोनों के दोनों इवन नंबर है, याद रखना बड़ा आसान है। 14 से लेकर जो 18 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी वाले राइट्स हम लोग आज कवर करें। देखो आज हमने हमारा जो टॉपिक है वो है राइट्स टू इक्वालिटी, हम लोग कवर कर लेंगे, और राइट टू फ्रीडम में हम आज कवर कर लेंगे। रेस्ट वी विल सी इन द लेटर ऑन क्लासेस। राइट्स टू इक्वालिटी इसके अंदर कितने आ रहे हैं आपके, 4 आ रहे हैं। सबसे पहला वाला पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते रहेंगे। तो आर्टिकल 14 किसके रिगार्डिंग बात करता है, देखो आर्टिकल 14 के अंदर दो बहुत मेजर प्रोविजंस के रिगार्डिंग बात की गई है। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इफ आई टॉक अबाउट, एक्चुअली मैं पूरा लिख देता हूं, स्टेट शैल सिक्योर, स्टेट शैल सिक्योर, समझ आ गई। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट शैल सिक्योर मतलब ये सबके सब लोग जो हमने बात करी थी, ये जितनी हमने बॉडीज वगैरह पढ़ी थी, ये सबके सब सिक्योर करेंगे, सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। स्टेट शैल सिक्योर व्हाट, दैट इज एक्चुअली एक गलत दिया मैंने, स्टेट शैल नॉट डिनाई, सॉरी वो सिक्योर बाद में आएगा। स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डिनाई, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट मना नहीं करेगा, क्या चीज मना नहीं करेगा, दो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक का नाम आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक सेकंड ना, थोड़ा सा मेरा ये ओके, जस्ट अ सेकंड, हल्का सा थोड़ा सेटअप ये थोड़ा सा मेरा फ्रेजाइल सेटअप है, ठीक है, कि आपको एक्चुअली थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आई थी लास्ट वाली क्लास में, तो मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे साउंड ऑब्जॉर्बर्स लगाने की कोशिश करी, पर ये थोड़ा सा वर्कआउट नहीं कर रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, या नाउ इट इज फाइन, ऑल राइट। तो सबसे पहला हम लोग मेक श्योर करते हैं क्या, ओके, तो दैट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड सेकेंड के रिगार्डिंग जो बात होती है वो होता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले दोनों टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ ही जाएगा। मैं इसको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये इसके ऊपर ना घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस कभी बार बन जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब, देखो इसको उल्टा पढ़ना है आपने, लॉ के सामने, लॉ के सामने, लॉ के बिफोर मतलब लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, उल्टा पढ़ो, बस उल्टा पढ़ो, लॉ के सामने सबके सब क्या है, समान है। मतलब सीधी सी भाषा में ये है कि जो एक कानून बनेगा, भले सलमान खान रोड एक्सीडेंट करे, या फिर अगर संजय दत्त गन रखता है अपने घर के अंदर, या फिर कोई भी केस कोई भी इंसान, मैं रखूं वो रखे, मैं रोड एक्सीडेंट करूं वो रोड एक्सीडेंट करे, मैं मर्डर करूं कोई और मर्डर करे, मैं आत्महत्या करने की कोशिश करता हूं या फिर वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे सुसाइड इज आल्सो क्रिमिनल ऑफेंस व्हिच इज आउट देयर, इट इज आल्सो एन ऑफेंस व्हिच इज आउट देयर अंडर आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो मेक श्योर कि आपको पता हो इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी कुछ कमेंट करने की कोशिश करता है तो याद रखना कि लॉ डजंट डिफरेंशिएट, लॉ के सामने सबके सब क्या है, आपके समान है। लॉ डजंट डिफरेंशिएट, लॉ डजंट डिफरेंशिएट, लॉ के सामने सबके सब क्या है, समान है। जो अगर सजा देने की बात आएगी तो भी सबको सजा सबको बराबर मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग बात की जा रही है, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। सबके सब सामने जो होगा लॉ जो है, कानून है, सबके सब क्या है, समान है। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं एक्सेप्शंस की, तो कौन है यहाँ पर भैया, दो जनाब याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, जिनको मैं प्यार से कभी बार हंसी मजाक में पेप्सेंट बोल देता हूं, लेकिन इट्स लाइक मैटर ऑफ की फन वे में मुझे लर्निंग करनी हो तो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड आपके गवर्नर भाई साहब, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये जो है इनके ऊपर, इन जो ये ऑफिसेस हैं या फिर कह लो जो पोजीशंस हैं, इनके ऊपर जो भी इंसान बैठे होंगे वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ के क्या कहते हैं आपके मतलब एक्सेप्शंस है। सो दीज आर मैं कहते हैं आर एक्सेप्शंस
आर एक्सेप्शंस बस, ठीक है ना, आर एक्सेप्शंस, आर एक्सेप्शंस, ठीक है, याद रखना। यही दोनों लोग, और साथ में एक और जनाब भी होंगे, पर ये दोनों लोग आपको एक और चीज के एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2-3 जगह है पूरे हमारे कंस्टिट्यूशन में, हमको 2 ही पढ़नी है। वहां पर मैं आपको फंडामेंटल राइट की जो लास्ट क्लास होगी ना, वहां पर भी इनका नाम फिर से लूंगा और बताऊंगा कि यार वहां पर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है, उसके अंदर क्या है, ये आपके एक्सेप्शंस अगेन है, ठीक है। किसी को पता हो तो जरा कमेंट में लिखना, बड़ा मजा आएगा। आप लोग वैसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हो तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, पर मैं आपको फिर भी बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को, ठीक है, याद रखना। अब आता है सर हमारी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर। फिर से क्या करोगे, फिर से उल्टा पढ़ने की कोशिश करेंगे। लॉ क्या करेगा, सबको प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट करने के टाइम पर क्या मेक श्योर करेगा कि सब के सब इक्वली प्रोटेक्ट हो। इक्वली प्रोटेक्ट हो मतलब क्या है, सबको वो सेम वो कंफर्ट वाली फीलिंग सबको आए। कंफर्ट कब आता है, जब आपको हर फ्रेम ऑफ लाइफ के अंदर, मतलब हर फ्रेम ऑफ, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे में और आप में और किसी और में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी जो हमें जो भी चीजें दी जा रही हैं समाज को, वो सबके सब क्या है, बराबरी के तौर पर दी जा रही है। ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, देखो इसके अंदर आपका आता है वेरी डिबेटेबल टॉपिक, है ना, वेरी क्या कहते हैं आपका सेंसिटिव टॉपिक फॉर मेनी पीपल आउट देयर। ये बेसिकली है एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं आपको, दैट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज अ क्लास एग्जांपल द सेम, ठीक है। ये रिजर्वेशन क्या है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिंबल है, क्योंकि ये क्या बोलता है कि देखो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, हमें सबको क्या करना है, बचा के रखना है। और सबको बचाने के लिए देखो 2 तरीके होते हैं। सबको बचाने के लिए क्या, कि समाज वैसे ही फंक्शनिंग बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है ना, मतलब सबके सब लोग इतने समझदार हैं कि सबको समान रूप से इक्वालिटी, मतलब लिटरली समाज में फैली हुई है। लेकिन आप कहीं भी जाकर देख लो, इक्वालिटी तो इतनी आपको इतनी प्रेवलेंट देखने को नहीं मिलती। इवन आप बड़े से बड़े डेवलप कंट्रीज देख लो, या फिर आप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज देख लो, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज देख लो, व्हाटएवर द केस यू कैन सी, अगर आप देखोगे तो इक्वालिटी डजंट परसिस्ट इन सच अ लाइक, मतलब इतने बड़े अमाउंट पे तो परसिस्ट नहीं करती। तो क्या बोलते हैं हमारे संविधान के अंदर, देखो कितना ब्यूटीफुल संविधान है, इसने बोला है डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। बोलो कमाल की बात होगी सर, या कह रहे हो ब्यूटीफुल की बात कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड कर रहे हो, नहीं। कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है, अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लेकिन आपका जो विचारधारा है, आपके जो आउटलुक है टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। हाउ कैन बी सर, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ। देखो रिजर्वेशन ये वो लोग को दी जाती है जो लोग, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो लोग पिछले कई सालों से, मतलब पिछले कई सालों से दे आर नॉट इन द मेन फ्रेम ऑफ द पीपल, जो कि होते हैं ना, उनको उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंडमली एग्जांपल लूं, तो जैसे मैं जो हूं, आई एम ए जनरल कैंडिडेट, मतलब मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो भी व्हाटएवर द कास्ट इज देयर, व्हाटएवर द जो भी हम कहते हैं कि जो फैमिली डायनेमिक्स है ना, जो कास्ट डायनेमिक्स हमारे हैं, हमें बहुत सारे सालों से डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं थी, ठीक है। इसीलिए हम लोग वी आर एबल टू बी वेयर वी आर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर देख लो, बहुत सारे कबीले में रहे हैं, वो उनको जिंदगी में उतने राइट्स नहीं मिले हैं, तो दे डिजर्व एवरी राइट टू बी इन द मेन फ्रेम, ठीक है। तो इसलिए क्या देते हैं हम लोग, रिजर्वेशन देते हैं। मैं अभी रिजर्वेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि क्या अच्छी है क्या गलत है, बिकॉज दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक। 2-3 घंटे लगते हैं इसको पूरा समझने में, पर इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट के अंदर कुछ उल्टपटांग मत लिखना। रीजन सिर्फ इतना है कि रिजर्वेशन के बारे में आप लोग वो सुनते हो जो आपको बताया जाता है, या जो आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुन लेते हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे लेवल के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सोच भी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी जाकर समाज में चेंज आएगा। तो रिजर्वेशन के बारे में जाकर पढ़ो, समझो, फिर आप देखिएगा, ठीक है। और चलो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रिजर्वेशन एग्जांपल सेम। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ये आपको जरा अच्छा सा एग्जांपल आपको लगेगा। इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स भी क्या है, एक एग्जांपल आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर है। मतलब क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो ना, मुझे याद आ रहा है कि अभी 2-3 क्लास पहले अंकुश मैम ने एक टैक्सेस के रिगार्डिंग क्लास दी थी। आई थिंक वो शायद VLW के रिगार्डिंग पहली क्लास थी यूट्यूब के ऊपर, और वहां पर कमेंट, मैं तो कमेंट ही देखे थे बस, तो कमेंट के अंदर कोई पूछा था कि रिग्रेसिव टैक्स के बारे में या प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स होता है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि इनकम जिसकी बढ़ी, उसको उतना टैक्स क्या देना पड़ेगा, उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जितनी इनकम ज्यादा, उतना उसको टैक्स ज्यादा। इससे क्या होता है, इसका उल्टा समझोगे, जिसकी इनकम कम है, मतलब वो बेचारा वैसे ही बहुत ज्यादा कम कमा रहा है, अगर उससे हम ज्यादा टैक्स ले लेंगे, तो यार फिर तो और गरीब हो जाएगा वो। लेकिन वो ज्यादा गरीब ना हो, तो हम जिसकी इनकम कम होती है उससे टैक्स भी क्या लेंगे, हम कम लेंगे, जिससे कि वो क्या कर सके, वो मतलब कुछ सारा सेविंग्स कर सके। सेविंग्स ज्यादा कर लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अभी आज इतना इस लेवल पर है, तो सेविंग्स करते 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 कुछ इस लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर थोड़े से और सेविंग करके इस लेवल पे पहुंच जाएगा। हाँ, एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, तो जो नीचे उसके लोग रह जाएंगे, इनको भी तो ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए। तो फिर इससे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा कि ये
जाए ऊपर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो हल्का सा स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ वाले लोगों से क्या करना है, कंपनसेट करने की कोशिश करनी है। इसका एक और डिसेंट एग्जांपल आपको देता हूं, बिकॉज रिग्रेसिव टैक्स के बारे में कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, और मैम ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। रिग्रेसिव टैक्स का सिंपल सा अगर फंडा बताऊं मैं आपको, तो जैसे क्या रहता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इनकम इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ, मतलब जिसकी इनकम बढ़ेगी उसके लिए टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, देखो ऐसे हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ केस हो गया, इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होगा, इनकम बढ़ेगी टैक्स कम हो रहा है उस इंसान का, तो क्या ये इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है? क्या ये इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है? बताओ जरा, आंसर करने की कोशिश करो, है ना, आंसर करने की कोशिश करो। आई होप आपने कर भी दिया होगा आंसर अभी तक। इनकम जो है, इनकम बढ़ रही है और टैक्स आप कम पे कर रहे हो, तो यार ये इंसान तो अमीर कमीर होता रहेगा। तो यार हमारे देश के अंदर दोनों टाइप के प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। कभी भी गवर्नमेंट ना रिग्रेसिव टाइप के टैक्सेस को प्रमोट नहीं करती है, वो अलग बात है, लिए जाते हैं, पर प्रमोट बहुत ज्यादा कम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देखो कि ऐसा करते हैं, इना मीना डीका, तीन लोग यहाँ पर ले लिए, इना मीना डीका, ठीक है, इना मीना डीका, अरे गाना याद आ गया, चलो कोई नहीं, इना मीना डीका। चलो एक मिनट यार, इसको अगले पेज पे समझ लेते हैं, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। देखो तीन लोग हैं यहाँ पर, इना मीना डीका, तीनों ने डिसाइड किया कि भाई आज अपन जाएंगे और आज अपन एक मस्त सी मूवी देख के आएंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज नहीं, हम बोलते हैं कि एक महीने बाद कोई मस्त सी मूवी देख के आएंगे। कौन सी मूवी आ रही है मुझे नहीं पता, चलो ऐसे कर लेते हैं कि कोई भी मतलब एक रैंडम मूवी आ रही है और इनका प्लान है कि ये लोग मूवी देख के आएंगे। मूवी की टिकट कितनी है, चलो जस्ट एक अच्छे नंबर के लिए मैंने 100 रुपए रख रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं मिलती 100 रुपए की टिकट, ठीक है, लेकिन चलो 100 रुपए रख लेते हैं। तो 100 रुपीज इज द मूवी की टिकट, ठीक है, ओके। एक मिनट, चलो इधर लिख दूं, यहाँ पे 100 रुपीज मूवी की टिकट है, ठीक है, दिस इज द टिकट दैट दे हैव टू स्पेंड द मनी। अब एक बस एक नॉर्मल क्वांटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ए है वो कितना कमाता है, ए जो है वो कितना कमाता है, मतलब कितने क्या कहते हैं आपका पैसे कमाता है, तो मंथली ये 100 रुपए कमाता है। मंथली कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है। मीना जो है वो कितने रुपए कमाती है, 1000 रुपए कमाती है, पर मंथ 1000 रुपए कमाती है। देखो यार ऐसे मत बोलना है मैं कोई फीमेल वगैरह अलग अलग कर रहा हूँ, बस एक रैंडम नाम, ठीक है, रैंडम ले रहे हैं। और जो डी का है वो कितने कमाता है, वो 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपीज दे क्या कहते हैं कमाते हैं पर मंथ, ठीक है, ये कमाते हैं पर मंथ, ठीक है, ऑल राइट। 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए। अब जो 100 रुपीज की टिकट है, वहां पर क्या बोला गया कि टिकट के अंदर एक्चुअल में 90 रुपए की टिकट है, लेकिन सिर्फ 10 रुपए जो है ना, 10 रुपीज जो आपका है, 10 रुपीज, ये क्या आपको टैक्स देना है। बस हमें पता नहीं, बस 100 रुपए की टिकट है, कोई भी बंदा भी आके खरीदे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 रुपए इसमें क्या टैक्स है, 90 रुपीज क्या इसका बेस प्राइस है टिकट का। अब एक बात बताओ जरा, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए जो पे करना है क्या कहते हैं आपका ईना को, है ना, ईना या ईना जो भी है, इनको पे करना है, ये इनकी इनकम का 100 रुपए कमाते हैं और टिकट देने मतलब मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, और इसका क्या है बेसिकली 10% है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ईना इज पेइंग 10% ऑफ द इनकम, 10% ऑफ द इनकम एज टैक्स, 10% ऑफ इनकम एज टैक्स, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें मीना की, तो मीना इज पेइंग अराउंड 1% ऑफ द इनकम, 1% ऑफ इनकम एज टैक्स, 1% दे रही है, बिकॉज यहाँ पर 10 रुपए तो है, 1% आपको देखने को मिल जा रहा है। ओ सॉरी, लाइट चली गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, थोड़ा सा मैं इसको बंद ही कर देता हूँ ना, ये अभी मैं काला काला दिखूंगा, कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, देन आपका जो डीका है, डीका को सर मैं क्या बोलूं, मतलब कुछ 0.00 समथिंग करके कुछ परसेंट होगा, ये आपका पे कर। तो आप देख रहे हो इनकम बढ़ी लेकिन टैक्स कितना हो गया, कम हो गया, रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर 1% था, यहाँ पर कितना था आपका 10% पे कर रहे थे, यहाँ पर 1%, यहाँ पर इतना परसेंट। यानी कि जो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं ये क्या होते हैं सर, ये आपके बर्डन डालते हैं, किसके ऊपर, पुअर लोगों के ऊपर बर्डन डालते हैं। तो ये बिल्कुल, अभी वैसे आप लोगों ने आंसर कर ही दिया था, बट ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। वो अलग बात है कि हमारे देश में दोनों टाइप के लॉस चलते हैं, बिकॉज एक बैलेंस भी क्रिएट करना होता है, दैट इज आउट देयर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, इकोनॉमी को भी बीच में डाल दिया, बट आई होप आपको होलिस्टिक तौर के ऊपर आपको ये पता लग गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता था, ठीक है। तो ये अच्छे से समझना, बिकॉज ये आपका एग्जाम अच्छे से आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ाया दिया जाए, ठीक है, कहीं आपको फिर और बार बार नहीं पढ़ना पड़े टॉपिक, ठीक है। चलो बहुत सारा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, आर्टिकल 15 के ऊपर हम सीधा आते हैं। इसके ऊपर तो सर मूवी बन चुकी है ना। देखो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कह लो, चलो छोड़ो यार ये एक आप पॉइंट छोड़ो, मैं आपको सिर्फ बताता हूं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अंदर क्या बोला कि स्टेट जो है भैया, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, citizen on the basis of religion,
कास्ट, सेक्स, क्रीड, कलर, कुछ भी बोल दो आप, है ना, क्या बोलते हैं, कलर असेक्ट्रा सेक्टर सेक्टर ETC लगा दो, मतलब किसी भी धर्म, जाति, कलर, जेंडर, किसी भी बेसिस के ऊपर क्या होगा, आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट को, ठीक है, मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगा, सिटीजंस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, तो मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन। इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले भी अच्छे से बात कर चुके थे, बट यहाँ पर एक प्रॉपर अलग से आर्टिकल यहाँ पर मेंशन कर दिया। परंतु अगेन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे। यहां पर क्या बोला गया कि हाउएवर अगर स्टेट चाहे तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि कुछ खास व्यवस्थाएं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए और बच्चों की माओं के लिए, या इन जनरल माओं के लिए आप कह सकते हो कि यहां पर स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो फीमेल रिजर्वेशन बिल कह लो, है ना, फीमेल की रिजर्वेशन आपकी पर्टिकुलरली आपको पार्लियामेंट में कुछ देखने को मिलेगी ऐसे कर करके, तो उसे बोलते हैं फीमेल रिजर्वेशन बिल काइंड ऑफ कह लो, वो आपका आ जाता है। या फिर अगर हम देखें कि जैसे आम आदमी पार्टी ने, अगर आप देखो जैसे क्या कहते हैं, हमारे अभी तो पंजाब में भी आ चुकी है, तो क्या कहते हैं, या फिर दिल्ली में भी देखो, तो वहां पर क्या है आपका कि जो बसेस के अंदर है, या बसेस, हाँ, इन जनरल बसेस के अंदर आपको देखोगे तो वहां पर कोई भी फी नहीं लगती उनकी, है ना, दे आर फ्री टू ट्रैवल, आधार कार्ड कैरी करना, तो दैट्स इट। पंजाब के अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता ये सही है कि गलत है ना, आई हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग इट, बट द पॉइंट इज कि ये जो प्रोविजंस है, ये स्पेशल प्रोविजंस जो है वो फीमेल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए आपके ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट। और ये 15th के 4th पॉइंट में देखा हुआ है, 15th का ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका 3rd पॉइंट है, सेकंड मैंने आपको बताया नहीं है, और आपका 4th पॉइंट के अंदर आपको लिखा हुआ है कि अगर स्टेट चाहे तो, हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर देखो, अब विमेन्स को दे दिए, फीमेल्स को दे दिए, चिल्ड्रन को दे दिए, तो अभी बचा कौन, अभी बचा ये कौन, दैट इज SEBCs को भी दे सकते हैं, SEBCs। अब ये SEBCs कौन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोशली एंड एजुकेशनली, कौन सा ली, एजुकेशनली, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बाद में इसी से टर्म निकल कर आई थी, ओबीसी वाली जो टर्म निकल कर आई थी वो यहीं से निकल कर आई थी। पहले जो ये टर्म थी एक्चुअल में ये थी, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दिस वाज इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, बट इवेंचुअली बाद में ये जाकर ओबीसी की टर्म थोड़ी सी ज्यादा प्रेवलेंट हो जाती है, ठीक है। एनीवेज, तो ये SEBCs के रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हैं, आपके स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बड़े फन वे में कहता हूं, अगेन नोट, इसको गलत सेंस में मत लेना, लेकिन मैं बड़े फन में कहता हूं कि बेचारे कुछ आदमी लोग ही रह गए यहाँ पर, है ना, बाकी सब फीमेल्स को भी मिल गया, चिल्ड्रन को भी मिल गया, SEBCs को भी मिल गया, तो हम लोग कुछ ही पर्टिकुलरली कुछ सेक्शन के लोग रह गए, ठीक है। एनी इनफ फन वे इटसेल्फ, ओके, थोड़ा लाइट मूड रखना चाहिए ना वैसे भी इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करते करते। ऑलराइट, अब यहाँ पर थोड़ी सी याद रखनी है चीज, देखो इसके अंडर ही स्पेशल प्रोविजंस निकाल रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, मतलब डिस्क्रिमिनेट करने के। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार की हो सकती है, वो जॉब्स में भी हो सकती है, वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन के टाइम पर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो 93rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपकी आई थी 2005 के अंदर, ठीक है, यहां पर क्या बोला गया था कि जो ओबीसी की रिजर्वेशन है, ओबीसी को क्या मिलेगी, आपकी रिजर्वेशन मिलेगी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, जो आपके मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टाइम पे जो एडमिशंस होते हैं उसके अंदर। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, बहुत पुराने जमाने की बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो आपने सुना होगा कि IITs या फिर आपके NITs या फिर आपके IIMs के अंदर जो एडमिशंस होते हैं ना, उस टाइम उसके अंदर भी ओबीसी की कुछ ना कुछ कोटा होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता तो बताता हूँ, 27% कोटा होता है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। फिर बाद में आपके 1030 मतलब सॉरी 103rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपकी 2019 के अंदर आई थी, इसके अंदर क्या बोला कि भैया EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को क्या मिलेगा, 10% रिजर्वेशन मिलेगा, 10% रिजर्वेशन मिलेगा, अगेन सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुछ बोला था कि सालाना इनकम 8 लाख वगैरह से कम होनी चाहिए, तो कितना हो गया, इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 37% हो गया। फिर इसके अंदर क्या होता है, स्टेट के अपने कोटे वगैरह आ जाते हैं, तो इफेक्टिव रेट समवेयर अराउंड 50 से 50% के आसपास ऑलमोस्ट बन ही जाता है, ठीक है, ऐसा करके देखने को मिलता है। बाकी कहीं जगह ज्यादा ही बन जाता है, पंजाब में जैसे बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है, 60% के आसपास बन जाता है, क्या कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये आपका इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। ऑलराइट, अब ये तो हो गई सर हमारी इन जनरल डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग थोड़ी हमने पे हमारी बात होगी, लेकिन अब जो हम बात करने वाले आर्टिकल नंबर 16 के अंदर, पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ
पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर क्या बोला, इसमें बोला कि भैया क्या मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। किसके अंदर मिलनी चाहिए इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। यार लिखने में ज्यादा टाइम लगता है ना यार, चलो कोई नहीं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन ऑफ द कंट्री इन मैटर ऑफ, फॉर सिटीजन ऑफ द कंट्री इन मैटर्स ऑफ, इन मैटर्स ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी होगी अपॉर्चुनिटीज की, सबको सब बराबर देखा जाएगा। किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। देखो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अंडर द स्टेट, ठीक है। ऑल्दो ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ये गवर्नमेंट ऐसे मतलब वो क्या कहते हैं आपके अनाउंसमेंट्स करती रहती है, उनको डायरेक्शंस देती रहती है, लेकिन एक्चुअल में जो एप्लीकेबल पॉइंट है ये किसके अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका ज्यादा एप्लीकेबल है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो इन्फोसिस, जब मैं इन्फोसिस का इंटरव्यू देने गया था, ठीक है, तो इन्फोसिस का जब इंटरव्यू, स्पेलिंग भी गलत हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। इन्फोसिस की अगर जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे एक बार भी मतलब वहां पर कोई भी कैटेगरी का कोई सेक्शन नहीं आया, लेकिन जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन डेफिनेटली बताना पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब मेंशन करना पड़ता है कि व्हाट इज द केस विद इट एंड ऑल, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो समझ गया। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सेंटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट, ये तो ठीक है, लेकिन क्या होगा, देखो पहले तो जनरलाइज बात करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, हाउएवर। तो हाउएवर क्या मतलब, क्या, सेम चीज फिर से लिख दो, दैट इज हाउएवर स्टेट कैन मेक व्हाट, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द, स्पेशल प्रोविजंस, थोड़ी राइटिंग खराब होगी लेकिन आपको पता ही मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर बैकवर्ड क्लास सिटीजन, बैकवर्ड क्लास सिटीजंस, ठीक है। इनके लिए कर सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनको पहले टाइम से अच्छी जॉब्स वगैरह नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 16 के तहत मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सिंपल सी भाषा में अगर शॉर्ट में याद रखना तो याद रखना, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन जो मिलती है वो आपको किस आर्टिकल के तहत मिलती है, 16 आर्टिकल के तहत मिलती है। इसके रिकमेंडेशन जो है ना, ये कि आपको बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कमीशन वगैरह आई हैं। मैं आपको सारी कमीशन तो नहीं बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आई थी, ठीक है, ये इसको बोलते हैं काला कालेकर कमेटी, ठीक है, इसने रिकमेंड किया था, कुछ पॉइंट्स वगैरह रिकमेंड किए थे। लेकिन फिर आपकी आती है सर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जैसी 3 आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना क्या कहते हैं, मतलब 3 प्रोमिनेंट आ चुकी हैं, लेकिन जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसका नाम ये आपकी कब आई थी, 1979 में आपको देखने को मिली थी। 1979 में बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे देश में, ठीक है, 1979 में देखने को मिली थी, और इसका नाम है आपकी मंडल कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल कमीशन। तो याद रखना इनका पूरा नाम था बीपी मंडल, ठीक है, बीपी मंडल। तो मंडल कमीशन आपकी आई थी 1979 में, जिसने रिकमेंड करी थी कि गवर्नमेंट जॉब में क्या होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। और रिसेंटली अब तो कितने हो गए आपके 40 42 42 ईयर्स हो चुके हैं इसके, तो थोड़ा सा याद रख लेना इस टॉपिक को भी, ठीक है। इन्होंने एससी और बेसिकली ओबीसी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बात की थी, बाद में ये अल्टीमेटली एससी और एसटी के रिजर्वेशन में भी काउंटर क्या कह सकते हो कि बदल गया, ठीक है, ऐसे करके। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकल नंबर। इसके बाद भी एक कमीशन आई 2017 के अंदर आपकी आई थी, उसका नाम था जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, पर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सो आई एम जस्ट लीविंग दैट पॉइंट। ऑल राइट, आर्टिकल नंबर 17, 17 बोले तो खतरा, 17 बोले तो खतरा। और गांधी जी, बापू ऑफ द नेशन, ग्रैंडफादर बोल रहा हूं, द फादर ऑफ द नेशन, क्या कहते हैं, हमारे देश के जो फादर ऑफ नेशन थे गांधी जी, उन्होंने बोला था कि हमारे देश के लिए 17 पे खतरा। खतरा क्या है हमारे देश के लिए, दैट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज द खतरा फॉर आवर नेशन। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अगर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो बिल्कुल इस आर्टिकल में बात की जाती है कि छुआछूत जो है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो क्या की जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। आप मानोगे नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था अनटचेबिलिटी। ये अंग्रेजों के आने से पहले भी ज्यादा प्रोमिनेंट था हमारे देश के अंदर, फिर बीच में ऑलमोस्ट काफी हद तक खत्म सा हो गया था। फिर अचानक से बाद में जब देश से छोड़ के हमें जा रहे थे ना अंग्रेज लोग, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी कि इस देश को पूरा तोड़ दिया जाए, ये कभी हमारे अगेंस्ट खड़ा ही ना हो पाए। तो इसमें से ये सब चीजें भी बहुत सारी प्रेजेंट होकर आ गई थी, अनटचेबिलिटी एंड ऑल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बदौलत है, ये इससे पहले भी चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज द वेरी वेरी ग्रेट, मतलब वाज अ ग्रेट सिन बैक देन। बहुत चीजें गलत होती थी, इसलिए गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। हरिजन सेवक संघ बनाया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने काफी सारा काम किया इसके ऊपर, है ना, क्या बोलते हैं, डिप्रेस क्लासेस सोसाइटी वगैरह करके उन्होंने बनाई थी। हरिजन करके न्यूज़पेपर था जो आपके गांधी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है, ऐसे करके। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। भाई मैंने अभी बोला था फादर ऑफ नेशन, तो फादर ऑफ नेशन टाइटल गांधी जी को किसने दिया, बताना सर एक बार, ठीक है। और महात्मा टाइटल किसने दिया था, ये बताने की कोशिश करो। तो गांधी जी ने एनसीएम मोशन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसके लिए लॉन्च वगैरह किया था, तो वहां से इन्फ्लुएंस होकर
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गांधी जी के बेसिस के ऊपर, जैसे हम इसे बोलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, तो गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर अगर आपसे पूछा था कि किसमें से कौन सा आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बिलोंग कर रहा है, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। कुछ डीपीएसपी भी आके आएंगे, वो भी मैं आपको उस टाइम पर बता दूंगा, पर फिलहाल के लिए याद रखना, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो एससी एंड एसटी एक्ट आपका एक आता है जो कि आपका 1989 के अंदर आया था, ये भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अनटचेबिलिटी एक्ट जो आपका आया था, कब आया था? 1955 में आया था। फिर इसके बाद इसकी अमेंडमेंट हुई थी 1976 के अंदर, तो ये भी क्या होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट समथिंग करके इसका नाम ऐसे करके था, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं, हाँ। नाउ वी आर कमिंग टू द, कहां पे आगे हम लोग, अब आगे से हमारा आखिरी आर्टिकल जो कि है आपका कौन सा, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिकली बात करता है किसके रिगार्डिंग, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के रिगार्डिंग, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, टाइटल्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल महाराजा अधिराज, जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, या फिर आप मेरे को बोलो, नहीं आप ही बोलो, मतलब मैं खुद ही बोलता हूं, है ना, ज्यादा मजा आएगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि यार मैं हूं महान, नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ महान ज्ञानी टीचर, टीचर नहीं, अच्छा क्या लगते हैं, क्या, गुरु महाज्ञानी महागुरु आकाशदीप सारस्वत, श्री आकाशदीप सारस्वत, श्री आकाशदीप सारस्वत, ये सबके सब क्या है, तो जितने सब मैंने पीछे बकवास लिखी, जो भी मतलब ये प्रीफिक्स वगैरह लगा के मैंने बोला है, ये सब जो एडजेक्टिव्स लगा के मैंने बोला है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज टाइटल्स। ये सबके सब क्या आपके टाइटल, सरदार, ये सब जो भी आपके टाइटल्स हैं, सबके सब टाइटल्स में आपके अकाउंट होते हैं। ये किसी भी प्रकार के, चाहे वो प्रीफिक्स हो, मतलब जो नाम से आगे लगता है वो, एंड या फिर आपके क्या हो सफिक्स हो, यानी कि जो आपके नाम के बाद लगता है वो, किसी भी प्रकार के टाइटल हैं वो सबके सब क्या होते हैं, आपके अबॉलिश कर दिए जाते हैं। कोई भी इंसान जो हमारे देश का सिटीजन है वो ये नहीं लगा सकता, टाइटल अपने सामने नहीं लगा सकता, क्योंकि टाइटल बेसिकली शो क्या करता है, अगर मैं इतना सब कुछ बोल दूंगा, उसके आगे डैश करके लगा दूंगा, जो भी अपना नाम लिख दूंगा, तो ये इनहेरेंट प्राइड की बात है, समझ रहे हो, इनहेरेंट प्राइड की बात है, मतलब मैं अपने आप को सब लोगों से अलग कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला यहाँ पर कि महाज्ञानी टीचर, ऐसा करके बोल रहा हूँ मैं, टीचर कह लो या फिर महाज्ञानी गुरु कह लो, तो यार बाकी लोग भी तो गुरु है यार, तो क्या वो गुरु और वो क्या मुझसे, वो मैं क्या उनसे महान हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये महान वाली फीलिंग ना है, ये लोग डिस्क्रिमिनेट ना करना शुरू कर दें, इक्वालिटी की भावना प्रेवलेंट हो जाए, इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर, ये सबके सब अबॉलिशन को कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो सबसे क्या बोलता है आर्टिकल 18, ये 18 है, ठीक है 18। तो स्टेट शैल नॉट कॉन्फर एनी टाइटल, मतलब क्या है, स्टेट टाइटल देगा ही नहीं, स्टेट का मतलब क्या, सब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, जो भी व्हाटएवर द केसेस, कोई भी टाइटल देगा ही नहीं, टाइटल नहीं देगा तो फिर कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन क्या पता टाइटल मिल जाए तो क्या करेंगे, तो या बोला गया कि भैया नो इंडियन, बात ही खत्म कर दो, नो इंडियन, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक ऑफ कोर्स में काउंट हो ही गया, ठीक है, कैन एक्सेप्ट, नो वन कैन एक्सेप्ट, नो इंडियन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। देखो इंडियन वाले देंगे नहीं, बाहर से आप ले नहीं सकते, कोई भी फॉरेन स्टेट से आप कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शंस इसमें भी है भैया, एक्सेप्शन इसमें भी है। तो एक्सेप्शन यहां पर क्या दिया, देखो यार, अगर कोई मान लो कोई डिस्कवरी वगैरह कुछ कर देता है तो क्लास की, है ना, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में कुछ अलग ही कर दिया, फॉर एग्जांपल गूगल बॉय, है ना, ऐसे नाम, जैसे मैं रैंडमली बता रहा हूं, वैसे इसका एग्जांपल नहीं है, ठीक है, मान लो गूगल बॉय बोल दिया, तो यार गूगल बाहर का नाम है और बॉय अपने देश का था, ठीक है, जो कौटिल्य उसका नाम था, गूगल बॉय नाम कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब ये भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो गलत ही है, पर मैं उसके अंदर एग्जांपल, मतलब बस एक हल्का सा ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, कि पॉइंट इज कि अगर आपने एजुकेशनल फील्ड के अंदर कुछ कर दिया है तो आपको टाइटल मिल सकते हैं, बिकॉज वो टाइटल एक्चुअल में है ही नहीं, समझ रहे हो। देखो मैं बताता हूं एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इन द फील्ड ऑफ, एक्सेप्शन इन इफ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर अगर इसको हम थोड़ी सी और तरह से लिखना चाहे तो एकेडमिक्स कह सकते हो, एंड मिलिट्री, एक मिनट क्या लिख दिया, हाँ मिलिट्री। ये ऐसा क्यों बोला गया, देखो यार, अगर आप एजुकेशन की फील्ड में कुछ तो क्लास कर जाते हो, या फिर अगर आप एजुकेशन फील्ड में बहुत कुछ नया इन्वेंट कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, सेम गोज फॉर मिलिट्री एज वेल, तो यार ये एक्चुअल में अवार्ड्स नहीं है, ये क्या आपकी अचीवमेंट्स है, दीज आर नॉट अवार्ड्स बट दीज आर क्या, अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और मिलिट्री, because as these are not awards, ये अवार्ड नहीं हुए सर, अवार्ड नहीं हुए, ये क्या है, रादर दीज आर नॉट अवार्ड्स, रादर अचीवमेंट्स,
आपने कुछ अचीव किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसलिए आप उसको बोलेंगे अचीवमेंट्स है। तो ये हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, पर नाम वगैरह के आगे नहीं लगाएंगे। अब इसमें एक और केस निकल कर आया, क्या केस निकल कर आया कि यार भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न मिल गया, पद्मश्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो क्या ये भी एक तरह के अवार्ड नहीं हुए क्या? तो बिल्कुल इसके रिगार्डिंग बोला गया था जब हमारी जो जनता पार्टी गवर्नमेंट सरकार में आई थी ना। वैसे तो देखो ये जो पद्मा अवार्ड्स है ना 1954 से दिए जा रहे हैं, 1954 में पद्मा अवार्ड्स की स्टार्टिंग की गई थी, लेकिन जब जनता पार्टी आई 1977 के अंदर फिर उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जाके फिर इंदिरा गांधी की पावर, जब इंदिरा गांधी जी फिर से पावर में आती हैं, फिर उन्होंने इसे फिर से शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये जो था ना, ये सब कुछ जो है आपका क्लियर आउट कर दिया कब? सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, पर शायद 1996 के अंदर की बात है, 1996 की बात है, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट कर दी कि जो पद्मा अवार्ड्स है ना, सॉरी ये लिख देता हूँ, पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स मतलब इंक्लूडिंग भारत रत्न, सॉरी पद्मा अवार्ड्स प्लस भारत रत्न, मैं लिख देता हूँ भारत रत्न, भारत रत्न। तो पद्मा अवार्ड्स प्लस भारत रत्न सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कमेंट कर दिया दैट इज दीज आर नॉट अवार्ड्स, सॉरी क्या बोला, हाँ दीज आर अवार्ड्स, दीज आर अवार्ड्स, अरे मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, दीज आर नॉट अवार्ड्स गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर, दीज आर नॉट टाइटल्स रादर अचीवमेंट्स, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, ये अवार्ड्स मैंने गलत के बोल दिया, प्लीज करेक्ट इट डाउन, ठीक है। टाइटल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइटल्स की रिगार्डिंग अबॉलिशमेंट हुई है, अवार्ड्स या फिर अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग अबॉलिशमेंट नहीं हुई है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई थिंक स्लिप ऑफ टंग, है ना, ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो क्या है ना, दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, ठीक है, नॉट टाइटल्स। मैं इसीलिए भी बोलता हूँ कि ना आप लोग ना लाइव सेशन के अंदर आ जाया करो, क्योंकि अभी देखना मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, और आप को मैं वहां पर मैंने ये चीज मेंशन वहां पे भी कर दी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहता है, वरना कुछ गलत पढ़ के चले जाओगे। एटलीस्ट जब पढ़ रहे हो तो जब भी आप लेट लगाते हो तो भी ना चैट सेक्शन को एक बार ओपन करके देख लिया करो, उससे क्या रहेगा, आपको गलत नहीं होगा कुछ, है ना, ऐसे करके। ओके, तो दीज आर अवार्ड्स नॉट टाइटल, दीज आर अवार्ड्स नॉट टाइटल्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सर, आपका कहानी होगी समाप्त यहाँ तक। चलो अब फटाफट से काम करते हैं। देखो मुझे लगता है कि राइट टू फ्रीडम तो नहीं हो पाएगा आज, ठीक है, वरना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। लेकिन राइट टू फ्रीडम के रिगार्डिंग थोड़े से हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वी कैन सर्टनली गो अबाउट इट, या क्या करें यार, चलो ऐसा करते हैं राइट टू फ्रीडम हम लोग कल ही अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, वरना ना पूरा फिर वो फ्लो टूट जाएगा, है ना। मैं आज करा दूंगा यहाँ पर, फिर आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है ना आज, पर आई होप यू आर फाइन विद इट, ठीक है। और बाय द वे लाइव भी आ चुकी थी, तो मैं बेसिकली अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। एंड अगर आपको लगे कि इस तरह से डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अगर आपको अच्छा लगता है, देयरफॉर प्लीज लेट मी नो एज वेल, एंड सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद।